अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, 1979 के ईरानी इनकलाब से शुरू होने वाली कशीदगी, 2015 के ओबामा दौर के जोहरी मुआहदे, 2018 में अमेरिका की अलहदगी, कासिम सुलेमानी की हलाकत, ईरान इसराइल बराह रास्त हमलों और 2025-26 की जंगी सूरत हाल के बाद आज एक बार फिर दुनिया की नज़रें तेहरान और वाशिंगटन पर जमी हुई हैं। इतलात ये हैं कि ईरान के साथ एक नए मुआहदे पर पेशरफ्त हो रही है, जबकि ईरानी क़यादत और आलमी ताकतें सिफारती रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा मशरिकी वस्ता में पायदार अमन का आगाज होगा या माजी की तरह एक आर्जी वक्फा साबित होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती राबतों, अमन की कोशिशों और खित्ते में इस्तेहकाम के मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भी ये अहम है कि पाकिस्तान का किरदार, अस्करी क़यादत की सिफारती काविशें और खित्ते में बदलती हुई सफ़बंदियाँ, ये सब जो है वो किस सिमत में जा रही हैं। क्या ईरान और अमेरिका की मौजूदा महाज आराई की बुनियाद 1979 के ईरानी इनकलाब में जो पड़ी थी, या असल तनाज़ा जोहरी प्रोग्राम से शुरू हुआ, फिर 2015 में बाराक ओबामा के दौर में होने वाला जो जोहरी मुआहदा है जो किया गया था, और उसमें ईरान को JCPOA के बदले में मरात भी हासिल हुई थी। और क्योंकि देखा ये जा रहा है कि मुआहदे के हवाले से, क्योंकि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जब से अब ये जो जंग स्टार्ट हुई है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें बारहा इस जंग के हवाले से जंगबंदी के ऊपर जो है वो आकर खड़ा किया गया है दोनों फरीकैन को, और पाकिस्तान की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, वो इसमें सरे फहरिस्त हैं। फिर मार्शल साहब के किरदार की अगर बात करें, वज़ीर आज़म साहब की बात करें, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया है, नो डाउट पूरी दुनिया उसके मोतरफ है, लेकिन पाकिस्तान बार बार उनको एक मेज़ पर लाकर इकट्ठा कर रहा है और बार बार इस बात पर आमादा कर रहा है कि अब इस जंग का खात्मा हो जाना चाहिए और अब अमन की तरफ जो है वो सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। खैर, पाकिस्तान उस मेज़ पर लाके बिठाता है, लेकिन अगर एक कहीं से एक तरफ से जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी वजाहत, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाकर निकाल दिया जाता है जो कि इस मुआहदे को हतमी मराहिल में दाखिल होने से रोक देता है। और अब भी कुछ ऐसे ही हुआ। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम ट्वीट किया, और उस ट्वीट के में उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा जो है वो होने जा रहा है, और उसको हम जो है वो रिटर्न फॉर्म में करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक मुआहदा भी इसको कहा जा रहा है। सो आज जो है वो इस मुआहदे को रीट्वीट भी किया गया है ट्रंप की जानिब से, और उन्होंने भी ये कह दिया है कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे, आज की डेट का उन्होंने कहा। सो पाकिस्तान ने भी कहा कि 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें ये मुआहदा साइन इन पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जनाब, अब ईरान की तरफ से जो है वो इनकार कर लिया गया है। अब ईरानी फ़ौज ने सदर ट्रंप का आज होने वाली डील का जो दावा है उसको मुस्तरद कर दिया है, और कहा है कि ये दावा गलत है, और इसके ऊपर किसी किस्म का हम कोई भी ऐसा इरादा नहीं रखते कि हम साइन इन पोजीशन की तरफ आएँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ ये मशरूत इससे नहीं है कि हम एक साइन कर लें, ये मशरूत है बहुत सी शराइत के साथ, जो कि जिसमें लबनान की जंगबंदी भी इंक्लूडेड है। सो अब ये मामला मजीद आगे जो है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं, और नो डाउट पाकिस्तान जो अपनी काविशें कर रहा है, जो कोशिशें कर रहा है, वो काबिल तारीफ है और इस वाकई तारीफ के काबिल है। और अमेरिका ईरान मुआहदे के हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। सो देखते हैं ओवरऑल क्या सिचुएशन बनती है। इस अहम डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गुलाम रसूल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सफ़ीर हैं, और साथ ही साथ सिद्रा असदुज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। गुलाम रसूल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी, और सर मैं ये जानूँगी कि हम हर दफ़ा ये सुनते हैं कि अब जो मुआहदा है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा। कल से हम यही खबरें सुन रहे हैं, और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया उसको रीट्वीट भी किया गया, लेकिन आज हमने देखा कि ईरान की जानिब से इस मुआहदे को जो है वो कह दिया कि अब ये मुआहदा नहीं होने जा रहा। सो सर, क्या पोजीशन देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया फ़ायज़ा, थैंक यू। आई थिंक पहली बात तो ये कि मैं जो देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कोशिशें, काविशें जो डिप्लोमेटिक हैं वो कामयाबी की तरफ जा रही हैं। कोई शक नहीं कि स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं IRGC जो आज़ादाराने इनकलाब हैं और बाकी कुछ जहत से, लेकिन उसमें रीज़न ये है कि देखिए, ये एक ऐसा मुआहदा है जिसमें
एक तो जो एक्चुअली हो रहा है, एक वो उसका डायमेंशन है जो कि जो मुआहिदा करने वाली पार्टीज हैं वो अपने ऑडियंस को दिखाना या ना दिखाना चाह रही हैं। तो लिहाजा ये जो हम सख्त बयानात सुन रहे हैं उसके अंदर ये पहलू छुपा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल है उससे हटके हम ये देखें कि इस वक्त तक जो कुछ हम जानते हैं इस मुआहिदे के मुतालिक, उसके मुतालिक कुछ बात की जाए और अवाम अपने जो ऑडियंस आपके हैं जो कि वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन हम उसको रिएटरेट करते हैं। जो अभी जो इस वक्त तक जो उसका स्ट्रक्चर सामने आया है कि ये 2 मराहिल में होगा। मरहला पहला जो है उसका वो है फेज़ 1 जो कि MOU की सूरत में होगा, जिसके अंदर 2 चीज़ें होने चली हैं। एक तो ये कि जंगबंदी मुकम्मल हो जाएगी और मेरा अंदाज़ा ये है कि थिनिंग आउट ऑफ द ट्रूप्स भी शुरू हो सकता है कि कुछ ना कुछ फौजें वापस चली जाए अमेरिका की एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और ऑल्सो कि बहुत सारे इनके जहाज ऐसे भी हैं जो कि महीनों से ड्यूटी के ऊपर है, तो वो रोटेशन भी हो सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी अपेरेंटली, लेकिन मराइल के साथ खुलेगी। और फिर तीसरी बात जो इस MOU की है जो ज़रूरी है कि जो गुफ्तो शुनीद है या एक्चुअल एग्रीमेंट है उसके ऊपर बातचीत होगी कि जो इनरिच यूरेनियम है उसका क्या होगा, कैसे उसको डिप्लीट किया जाएगा, व्हाट दे कॉल इट न्यूक्लियर डस्ट जो पड़ी हुई है उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में जिनको तबाह किया गया है अनफॉर्चुनेटली इजराइल और अमेरिका की तरफ से, कि वो कैसे रिट्रीव होंगी, क्या वो ईरान में ही डिप्लीट होंगी या उनको बाहर लाया जाएगा। फिर जो सैंक्शंस हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सैंक्शंस किस तरह से हटेंगी और किस तरह नहीं हटेंगी। और अनफ्रीज जो पैसा है वो मेरा ख्याल है कि वो अंडरस्टैंडिंग है कि पहले मरहले में सिंबॉलिक ही सही लेकिन कुछ पैसा उनका रिलीज हो जाएगा जो कतर के पास है, जो यूएई के पास है या ऐसे मुल्क जो करीब तरीन है, वो खुद भी कुछ जेस्चर दिखाना चाहते हैं, जिसकी रिपोर्ट्स भी थी कि यूएई ने शायद कुछ 8 बिलियन में से 3 बिलियन भेज भी दिया है शायद। इट्स नॉट कंफर्म, उन्होंने उसको डिनाई किया है, लेकिन अंदाजा है कि शायद ऐसी मूवमेंट्स चल रही जो कि पॉजिटिव है कि अगर एतमाद की फिजा तब वो बनाने के लिए ऐसी अगर कोई स्टेप पॉजिटिव लिए जाते हैं तो इससे मेरे ख्याल है किसी को खफगी नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको बेहतरी समझनी चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि एक विलिंगनेस है तमाम जो दोनों फरीक़ैन हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं कि किसी न किसी तरतीब से ये मुआहिदा तकमील की हद तक पहुँचे। जी जो है वो तकमील के मराहिल तक पहुँचे। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ में आऊँगी और सर क्या कहेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब भी अपनी कोशिश की है उसके ऊपर रिस्पांस ज़रूर आया है, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हो चाहे वो ईरान की जानिब से हो, लेकिन फिर आगे से जो उनका रिस्पांस होता है कभी वो अमेरिका की हम देख रहे होते हैं कभी ईरान की। सो इस रिस्पॉन्स को आप कैसे देख रहे हैं जो अभी ट्रम्प का रिस्पॉन्स आया स्पेशली, और फिर पाकिस्तानी इनकलाब के रिस्पॉन्स को कैसे देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अब मज़ीद जो हम ये बात कर रहे हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं कि 24 घंटे बड़े अहम हैं उसमें साइन हो जाएगा, सो इन रिस्पांस के होते हुए आपको लग रहा है कि हम साइन करवा देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया है और जिसका पहला सेंटेंस ये है कि वी आर वेरी क्लोजर टू द डील। तो आप इससे अंदाजा, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अब्बास राक्ची का एक ट्वीट था जो रीट्वीट किया था। बिल्कुल। तो ये 2 ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसके ऊपर बेस करके आप ये देखिएगा कि ये माहिदा होने जा रहा है नहीं होने जा रहा है। उसके बाद जो कुछ स्टेटमेंट आपने ईरान की तरफ से देखी जहां उन्होंने ये कहा कि हम इसका तकनीकी जायजा ले रहे हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स उनको हम देख रहे हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने का मतलब ये है कि वो इसकी मारूजात जो है इसके अंदर जितनी भी क्लॉजेज हैं और जो अभी आप इन्वेस्टर साहब बता रहे थे उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उन क्लॉजेज का वो उनको फर्दर स्टडी कर रहे हैं। उनको सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि उन्हें यूएई से नहीं 3 बिलियन सिर्फ ट्रांसफर हुए बल्कि कतर में भी उनको कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब ये जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं इसके चूंकि ये पहले लीक आउट हो गए हैं तो उसकी वजह से वो उसको डिनाई कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जेडी वैंस की भी स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी और उसने भी ये कहा है कि जी हम
डील तो कर लेंगे, लेकिन डील से ये ना समझिएगा कि ईरान के पैसे जो है वो अनफ्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल। सो जो बॉटम लाइन में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई डील जो है वो फाइनलाइज हो गई। बेसिकली तो मेरे ख्याल वो डील उस वक्त फाइनलाइज हो गई थी, उसका जो ड्राफ्ट है, जब जनाब मुनीर ने ईरान का दौरा किया था। बिल्कुल। और उस वक्त काफी सारी चीजें थी जो फॉर्मलाइज हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर चूंकि एक हेलीकॉप्टर गिर गया, उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर ईरान ने हमला कर दिया, उसकी वजह से ये एमओयू जो है ये पेंड होता चला गया। और इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपके सामने आई। अब कतर और ईरान की बड़ी आपस में नेगोशिएशन हुई, और कतर ने, इसकी एक वजह ये है कि कतर ने ईरान को ये कहा था कि हम अपनी साइड की जो एनर्जी है, जो गैस है, वी ब्लॉक दैट, हम उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। अब ये चीजें जो है ये साफ जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रांसफर होती है। रशिया से जो एनर्जी आ रही थी वो ऑलरेडी कर्टेल हो चुकी है, तो इसके ऊपर एक मैसेज भी गया था ट्रम्प को कि जी अगर एनर्जी इसी तरह चलती तो इमेजिन करें कि एनर्जी की शॉर्टेजेस कहाँ पे जाएंगी। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने कोई 900 अटैक किए यज़द के ऊपर, और आपको पता है यज़द वो जगह है जहाँ पे ईरान की मिसाइल साइट, जिसको आप मिसाइल सिटी कहते हैं, वो ग्रेनाइट का एक पहाड़ है, इसको खोद के उन्होंने बड़ा डीप जो है वो मिसाइल सिटी, जहाँ से मिसाइल ईरान फायर करता था, और लेटेस्ट मिसाइल जो उन्होंने फायर किया वो आपको पता है उस हाइपरसोनिक मिसाइल ही नहीं था, वो हाइपरसोनिक री एंट्री व्हीकल था जो 12 मैक की स्पीड से वो चलता है। तो अब ये तमाम चीजें जो को यज़द के गिर्द जिस तरह इन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की, और उनको मिसाइल लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स को जो उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की, वो तो पॉसिबल नहीं हो सका। इसके बाद अब ये तो आप देख रही हैं टाइम्स ऑफ इसराइल भी रिपोर्ट कर रहा है, और अभी आज टाइम्स ऑफ इसराइल को अगर आप देखें तो उसमें एक लेजर बर्मन है, उनकी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रम्प जो है वो एग्री हो गया है कि एक तो ईरान फर्दर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और लेकिन उसके ऊपर जो चीज उन्होंने एक पॉइंट आउट की है वो ये है कि इजराइल जो है वो अमेरिका को ये कह रहा है कि जी अगर आप पीस डील के अंदर जाते हैं तो हम इंडिपेंडेंटली जो है वो ईरान के खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि, और इसको फिर फर्दर एक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एक मेंबर हैं हमारे अमेरिका के रिचर्ड हैस। अब रिचर्ड हैस की जो स्टेटमेंट रिसेंट आई है, उन्होंने कहा जी इसके अंदर एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। उनसे पूछा गया जी बैड न्यूज क्या है, गुड न्यूज क्या है? उन्होंने कहा जी गुड न्यूज ये है कि ये जो है ये माहिदा जो है ये होने जा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बैड न्यूज ये है कि देयर विल बी अनदर राउंड ऑफ वॉर जो इजराइल सेपरेट करेगा फ्रॉम यूएस से। तो मेरा मतलब ये कि जहां से भी आपको वाइब्स मिल रही हैं वो वाइब्स ये हैं कि पाकिस्तान ने और अब्बास अराक्ची साहब ने कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी होगा ये इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से होगा, हम इसको ही लेके आगे चलेंगे और इसी को एंडोर्स किया जाएगा। सो मीनिंग देयर बाई कि पाकिस्तान की जो कोशिशें थी और उसके दरमियान में कतर भी दरमियान में कूद पड़ा, लेकिन कतर का कुछ और ऑब्जेक्टिव कुछ और था, वो अपनी गैस के हिसाब से बातचीत कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने जितनी ड्राफ्ट को फाइनलाइज करवाया था, या अमेरिका ने किया था या डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ट्वीट जो है वो रीट्वीट कर दिया है उसी तरह जिस तरह गया था। उसने कहा था कि देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये जो चीजें, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक्सियोस में बैरक डेविड है, उन्होंने रिपोर्ट की है, और उन्होंने एक्सियोस पे बैरक डेविड ने लिखा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया, और कॉल करके उसने ये नहीं कहा कि जी मैं डील करने जा रहा हूँ, एज रिपोर्टेड बाय हिम। उसने कहा कि ये डील हो गई है, दिस इज अ ग्रेट डील एंड दिस इज द टाइम टू एंड द वॉर। अब ये एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है, टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है, उसका ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ के और अब्बास अराक्ची के ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मैटर है वो तैयार है, अब वी हैव टू वेट फॉर द टाइम। हो सकता है आज हो, अब जो कि ईरानियन कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। जेडी वैंस साहब जेनेवा भी जा सकते हैं, अपना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। आई एम श्योर देयर विल बी अ गुड न्यूज, बट मैंने आपको बताया कि रिचर्ड हैस के मुताबिक there is a good news also and there is a bad news also। और bad news ये है कि अगर हम कहीं ये सोच रहे हैं कि this will bring permanent peace into the world,
तो ये परमानेंट पीस नहीं लेके आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इजराइल और रिचर्ड हैश ने कह दिया है कि इजराइल ये एम्फसाइज कर रहा है कि अगर अमेरिका डील कर भी लेता है तो वी विल एक्ट इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट ईरान। बिल्कुल सर, बजा फरमाया आपने कि इसको हम परमानेंटली तसव्वुर नहीं कर सकते। सो सिद्दर साहब आपकी तरफ आएंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप भी इस तमामतर जो मामला है इसको कवर कर रही हैं। सो हम देख रहे हैं, जिस तरह से भी सर ने भी बात की कि जब भी डील की बात होती है, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, जिस तरह चीज़ें सामने आती हैं जो डील को प्रॉपर इंश्योर नहीं करती। सो अभी भी जो ईरान की स्टेटमेंट है, जो पाकिस्तानी इनकलाब की स्टेटमेंट्स है, आप उनको कितना सीरियस ले रही हैं? और आपके ख्याल में जब वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मुआहदा जो है वो जल्द से जल्द तय पाएगा? उन्हें किस तरह से कन्विंस किया जाएगा और आपको लगता है कि वो कन्विंस हो जाएंगे इस पोजीशन पे आके? अच्छा फायजा, मैं बलोच साहब की और बगेड़ी साहब की बात को सेकंड करूंगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तानी इनकलाब का आपने जिक्र किया, हमेशा डिप्लोमेसी के अंदर जो है ना, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि जब जंग आपकी 103, 104, 105 दिनों पे की तवील हो और इतने दिनों पे मुहित हो, तो और जिसमें हम ये देख रहे हो कि कोई एक भी जो पार्टी है वो फातेह और मफ्तू वाली सिचुएशन में नहीं आई। जिस तरीके से हम अगर पर्शिया की बात करें तो पर्शियन सिविलाइजेशन का एक बहुत जो है वो तारीख है, बड़ी स्ट्रॉन्ग तारीख है, कि जहां सिकंदर ने भी जब आके आधी दुनिया फतह कर ली थी और दारा के साथ जब उसका एक इनकाउंटर हुआ था तो वहां पे आके सिकंदर भी जो है वो रह गया था। सिमिलरली जिस तरीके से अभी हम लोगों ने एक इनकाउंटर देखा 2025 की जून से, एक जो है वो हमले ताबड़तोड़ चल रहे थे, फिर उसके बाद जो है 28 फरवरी को अगेन जिस तरीके से एक जंग की सिचुएशन हमने डेवलप होती देखी, लेकिन उसके बावजूद हमने ईरान को इस सारी सिचुएशन में बो डाउन होते नहीं देखा, या ये नहीं देखा कि ईरान जो है वो एक बैकफुटिंग पे आया हो। आपने पाकिस्तानी इनकलाब की बात की, सर ने बात की कि इजराइल जो है वो इसको परमानेंटली जंग से ले जाना चाहेगा। मुझे तो अनडाउटेडली बहुत से डाउट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का एक विजिट था चाइना में और जब अपने हम से मिलने जा रहे थे, तो आपके प्रोग्राम पे बैठ के भी, अब वैसे भी मेरी कैलकुलेशन थी कि वो एक विनिंग पोजीशन में जाना चाहेंगे चाइना, और वो इस क्लीन हैंडेड जो है वो हाथ झाड़ के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसके बाद जिस तरीके से सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात है, वो भी परसों से एक दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था कि हम जो है वो जंग को दोबारा छेड़ रहे हैं। परसों वो ट्वीट करके कह देते हैं कि हमने एक जंग को जो है वो बंद कर दिया है। हाँ। उस सर ने एक तरफ इशारा किया कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब का वहां पे फील्ड मार्शल साहब का खत लेके गए हैं। मोहसिन नकवी साहब पिछले हफ्ते भी वहां पे मौजूद थे। और ईरान जो है वो अगेन अगर पाकिस्तानी इनकलाब की तरफ से इस किस्म की सिचुएशन आ रही है या स्टेटमेंट आ रही है, तो इट्स अ कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला कि जहां पे आप जंगबंदी तो करेंगे, लेकिन आप इसको ये शो नहीं करेंगे कि इस टाइम पे जंगबंदी जो है वो हमारी कोई किसी किस्म की वीकनेस है या हम किसी वीक पॉइंट पे आके करें। मामला इस वक्त यहाँ पे दो ऐसी सिविलाइजेशंस का है। डोनाल्ड ट्रंप तो सबकी इंसान है, आई मीन ही इज नॉट द पर्सन कि जिसकी पर्सनालिटी को मेरे जैसा आम बंदा जो है वो ट्रांसलेट भी कर सके। लेकिन मैंने चूंकि पर्शियन एम्पायर्स को और ईरान को स्टडी किया है, सो आई नो द रेजिलियंस एंड आई नो कि वो जो एक पर्शिया के अंदर या ईरानियंस के अंदर जो एक एलिमेंट है कि वो किसी को जान गंवा सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर किसी को फातेह करार नहीं दे सकते। सेकेंडली, ये जंगबंदी तो हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा एम था अमेरिका या इजराइल का, दैट वाज रिजीम चेंज। बिल्कुल। क्या उस रिजीम चेंज को एक्वायर करने के लिए दोबारा किसी किस्म की छेड़छाड़ की जाएगी या नहीं, दैट इज अगेन अनदर क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने सिद्रा कहा, और सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, गुलाम रसूल साहब के सिद्रा ये कह रही थी कि सदर ट्रंप के हवाले से, क्योंकि अभी उनकी पर्सनालिटी को ट्रांसलेट करना शायद इस वक्त हर इंसान के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क है कि उनको कैसे स्टडी किया जाए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, और उनकी किस बात को जो है वो सीरियस लिया जाए और किसको ना लिया जाए। सो अभी चलते हैं कि उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने उससे ये भी कहा कि जो हम हैं, जो मैं हूँ,
मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा, और सदर ओबामा को भी बीच में उन्होंने इंक्लूड किया, 2015 का जो एक मुआहदा था उसको भी। सो सर, हम उस 2015 के मुआहदे को भी बीच में जो है मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें कि 2015 में जो बाराक ओबामा के दौर में एक मुआहदा हुआ था जिसको जौहरी मुआहदा कहा जाता है, और उसमें ईरान ने जो है उसके तहत GCPO के बदले जो मराहत हासिल की थी, उस हवाले से बड़ी बात हो रही है। सो सर, एक तो वो मराहत क्या थी और क्या वाकई ईरान ने उससे बेनिफिट्स हासिल करके आज ये जो जौहरी हथियार है या जौहरी प्रोग्राम है इसको एक्सटेंड किया है? क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि किस जगह पे ऑब्वियसली जो मिस्टर ट्रम्प है उसका चूंकि डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ ये मैसेज है कि जो मैं एग्रीमेंट करने चला हूँ वो ओबामा के जो JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उससे बहुत बेहतर है, और कहा भी है अपने उसने ट्वीट्स के अंदर भी कहा हुआ है। वो उसकी अपनी डोमेस्टिक एक जरूरत है जिसको वो बार बार रिपीट भी कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या वाकई ये जो अब होगा वो इससे बेहतर होगा, और किस तरह से ये JCPOA was different than what we are now going to he's going to sign with US। देखिए, इससे पहले जो था वो उसमें 8 आई थिंक फरीकैन थे, 5 परमानेंट मेंबर थे और 2 और इस तरह यूरोपियन यूनियन थी शायद और जापान था, तो 7 या 8 लोग थे, कंट्रीज थी इंपॉर्टेंट जो कि इसका हिस्सा थे, और उसके ऊपर एक यूनाइटेड नेशंस का भी एक अम्ब्रेला थी और उसकी सैंक्टिटी थी क्योंकि उसके अंडर उसको सैंक्टिफाई किया गया था। लेकिन अब जो होने चला है, ऑल्दो इसके अंदर भी ईरान ने जो मैंने 14 पॉइंट अभी उन्होंने उनकी जो सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने उसको जो बताया है 14 पॉइंट के आगे चल के जो एग्रीमेंट फाइनल होगा उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से सैंक्टिफाई कराया जाएगा। लेकिन वो जो था JCPOA वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था ऑन द न्यूक्लियर इशू। उस वक्त तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी कोई इशू नहीं बना था, मिसाइल डिस्कस ही नहीं हुए थे, सैंक्शंस हुए थे और फ्रोजन जो एसेट्स थे वो हुए थे। लेकिन उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ये बिकॉज ऑफ द इजरायली लॉबी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली वी सॉ कि विद इन 3 इयर्स जब वहां चेंज ऑफ गवर्नमेंट से उसको वापस कर दिया गया। तो दैट वाज अ बिग सेटबैक। इवन इफ देखिए ही पिक्स अप द पीसेस, अगर ये उससे शुरू भी करता है आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस JCPOA, तो लेकिन वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि उसके बराबर होने के लिए टाइम लगेगा, इसको डिस्कशन के अंदर टाइम लगेगा। प्लस अब ये है कि जो और इश्यूज आ गए हैं इसके अंदर, खासतौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज का एक और एडिशनल लिवरेज आई वुड से कि ईरान के पास आ गया है, तो उसका क्या होगा। सो अगर हम ये कहें कि दैट वाज अ बेटर डील, इफ आई लुक एट इट टोटली एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट, तो मैं और एज ए स्टूडेंट ऑफ IR तो मैं समझता हूं कि दैट वाज अ बेटर डील व्हाट इज हैपनिंग। एंड ऑल्सो देखिए ये जो किया जा रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट लूजिंग अ वॉर, और जब लूज करता है कोई कंट्री या कोई लीडर तो डेफिनेटली वो अपने फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस से करता है, डिस्पाइट द पोजीशनिंग जो कुछ भी वो पोजीशनिंग कर रहे हैं कि जी मैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कर रहा हूं ये साइन, बट वी ऑल ऑफ अस वी नो दैट they have lost technically and strategically, Trump has lost the war। उसके बाद जब वो एग्रीमेंट कर रहा है तो वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से कर रहा है, नॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर श्योर। So he cannot get better deal than what it was in JCPOA। So I think we'll have to look at it how it really अल्टीमेटली एग्रीमेंट किस तरह से शेप लेता है, उसके बाद ही मुकम्मल जजमेंट होगी। लेकिन अभी तक जो कुछ नजर आया है खदोखाल उसके, तो मैं समझता हूँ दैट वाज अ ग्रेट डील, ही शुड हैव नॉट ब्रोकन, उससे इतना बड़ा नुकसान ना होता, इतनी जाने ना जाती, ये फजूल की जंग, अननेसेसरी वॉर, जो कि बहुत से लोगों ने कहा, खुद भी कहा उसने कि वी शुड हैव नॉट गॉन टू दिस वॉर, उसको ना लड़नी पड़ती। लेकिन वी नो कि उसके पीछे कौन है, तो वो जो दुश्मन है अमन का, वो जो दुश्मन है इंसानियत का, दैट इज नेतन्याहू एंड इजराइल, वो अब तक भी
किकिंग है वो प्ले कर रहा है, उसका अपना नैरेटिव है, उसके अपने वॉर ऑब्जेक्टिव है। उस देव को, उस खूनख्वार भेड़िए को ठीक। जो अब तक 50 साल से खून बहा रहा है, उसको कौन रोकेगा? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन इन माय व्यू। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से भी गुलाम रसूल साहब ने इसको डिटेल से बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था और अब ये जो मुआहदा होने जा रहा है ये क्या है। सो सर, एक तो इसका कंपैरिजन अगर हम देखें, क्योंकि अभी सदर ट्रंप ने खुद ही इस कंपैरिजन के ऊपर जो है वो सबको डिबेट में इकट्ठा कर लिया है। तो क्योंकि 2015 में जब ओबामा इंतज़ामिया ने ईरान पर एतमाद किया, जबकि इसराइल जो है वो उस वक्त भी इस मुआहदे के सख्त मुखालफत में था, इसके बहुत खिलाफ था और अभी भी वो इसके खिलाफ है। क्योंकि जब दोबारा 2018 में सदर ट्रंप आए तो उन्होंने फिर इसकी मुखालफत की और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ चेंजेस किए गए। तो सर, वाकई क्या ईरान को जो जोहरी हथियार बनाने पर JCPOA से रोकने में कामयाब रहा, या ये फिर वक्ती हल था? आप क्या समझते हैं सर? मेरे ख्याल अब हमको इस वक्त जो है ना JCPOA होने पे जो एक अच्छा बेहतर मायदा था, उसको छोड़ के JCPOA जब खत्म हुआ, उधर से लेके और इस वक्त तक क्या डेवलपमेंट हुई ईरान के अंदर, इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है वो प्रोडक्ट है उसी चीज की जो JCPOA खत्म होने के बाद चीज हुई। यानी JCPOA वो जब साइन हुआ था, हाँ। तो वो जो गारंटीज थी, जो श्योरिटीज थी, वो 4-5 ममालिक ने दी थी और उसके बाद वहां पे IAEA के इंस्पेक्टर जो है उनको बिठाया गया था एंड दे वर मॉनिटरिंग द होल प्रोग्राम। और उस वक्त जो उनका एनरिचमेंट लेवल था वो भी ईरानियन का एनरिचमेंट लेवल कहीं भी 60% पे नहीं पहुंचा था, वो हमेशा मॉनिटर होता था। जब ट्रंप ने वो खत्म किया, उससे लेके और आज की तारीख तक, या उससे लेके और आप ये समझ लें कि जब ये जंग शुरू हुई है उस तारीख तक, उस चीज को, उस टाइम ब्रैकेट को ईरान ने यूटिलाइज किया टू टेक एनरिचमेंट यूरेनियम एट द लेवल ऑफ 60%, जिसकी वजह से आज आप शोर मचा रहे हैं कि जो वेपन ग्रेड यूरेनियम बना रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज जो उन्होंने बना ली है, और सेंट्रीफ्यूज एक जगह पे नहीं, उन्होंने 6 जगह पे वो सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है तो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी स्टुपिडिटी नहीं हो सकती थी जो ट्रंप ने की, वो JCPOA को कैंसिल करके खत्म कर। वो उसने इसलिए कि ही हिमसेल्फ इज अ स्टूपिड मैन, मतलब उसकी अकल जो है वो गिटों में, उसको वो तो ट्रंप तो एक, आपको पता है, एक डीलर है। वो सारी उम्र शर्तें लगाता रहा, कभी उसने पहलवान लड़ाए तो कभी उसने किसी फिल्म में रोल लेने की कोशिश की। तो ही डजंट अंडरस्टैंड दी वो जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना किसी डिसीजन के, वो उसको आपको समझ नहीं आते। यानी आपने देखा वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट शायद की है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 39 दफा ये शख्स जो है धमकियां देके अपनी धमकियों से फिरा है। तो वो साइकोलॉजिकली सिक मैन, और उसको इसलिए उसको ये पता नहीं था। अब जब ये जो हुआ है, इसके अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आपको क्या पता चलेगा। वो न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छापी थी ना, उन्होंने कहा था कि जी वो ट्रंप वो आया था, शैतान याहू आया था और वो ट्रंप को ले गया नीचे सिचुएशन रूम में। तो वहां जाके उसने जनाब वहां बैठ गया, ट्रंप भी बैठ गया, इसकी कैबिनेट में बाकी लोग भी बैठ गए, और वो जो मुसाद का चीफ है वो एक पावर पॉइंट पे और एक उस पर ब्रीफिंग दे रहा था अपना उस पे। वहां पे उन्होंने कहा कि जी हम ये जो टोटल और ईरान के अंदर ऑपरेशन करेंगे, इट विल बी अ 48 आवर ऑपरेशन, और 48 घंटे बाद ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा। फिर हमने वो रजा शाह पहलवी के भाई बेटे को कल्टीवेट किया हुआ है, उसको जाके बिठा देंगे और ये तमाम ओवर हो जाएगा। इट विल बी अ वीकेंड डिजास्टर, वीकेंड अटैक होगा ये। ट्रंप ने नहीं सोचा कि वीकेंड अटैक किस तरह हो, बावजूद इसके कि CIA और बाकी पेंटागन के अंदर एक प्रेजेंटेशन हुई थी इसी वॉर से कुछ 2-3 हफ्ते पहले, यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जी अगर आपने रिजीम चेंज किया तो ईरान के अंदर जो रिजीम आएगा वो इससे भी ज्यादा हार्डन होगा। उन्होंने ये भी बता दिया था कि CIA ने कि जी ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि ईरान के पास हथियार है अमेरिका को स्ट्रक करने के लिए 15,000 किलोमीटर के, उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं। ये ट्रंप साहब का क्लेम जो है इट्स अ फॉल्स क्लेम। So, in spite of that, if this man went into war on the destruction, on the delivery of the Shaitan Yahu and the Mossad chief, तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि उसकी क्या मेंटल लेवल उसका क्या है।
तो इसीलिए उसने JCPO, आज जो आप ईरान से मांग रहे हैं वो तो ईरान पहले JCPO के बाद दे चुका था, बिल्कुल आपको दे चुका था। दे वर नॉट एनरिचिंग यूरेनियम। उस जमाने में अपना खामनाई शहीद साहब ने फतवा दिया था, उनका ईरान डज नॉट नीड न्यूक्लियर वेपन, हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन। और उसके बाद वो मैंने आपसे अर्ज किया कि IAEA के इंस्पेक्टर्स वहां बैठे हुए थे, इस आदमी ने वो जो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो इस आदमी ने ये सारा खतरा खुद अपने लिए इनवाइट किया है, क्योंकि ये वो ज़ियोनिस्ट लॉबी के और APEC लॉबी का जो फ्रेम है और ज़ियोनिज्म का जो फ्रेम है और ज़ियोनिज्म की जो दहशतगर्दी है, और या इंडिया अमेरिका के अंदर ज़ियोनिज्म और नियोकॉन्स का जो नेक्सस है, नियोकॉन्स भी कहते हैं अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो है आप ताकत का इस्तेमाल करें, फौज के लोगों को मारे कत्ल करें। ज़ियोनिस्ट भी यही कहते हैं आप अपना एम हासिल करने के लिए लोगों को कत्ल करें, मारे। और शैतान जाऊ ने अपनी पहले अटैक में अपनी तकरीर में कह दिया था अमल एक्ट का रेफरेंस दे के कि जी हम तो अपना तोरा का रेफरेंस दिया था, उसने कहा था कि हमारा तो रिलीजन हमें कहता है कि अपने अहदाफ हासिल करने के लिए बच्चों को मारो, औरतों को मारो, अपना इवन यू शुड किल शीप्स। तो जब ये साइकी है और ये ज़ियोनिज्म और नियोकॉन का नेक्सस है जिसको ट्रम्प को जो है वो काबू में किया हुआ है, यानी इतना काबू में किया हुआ है कि पहली दफा व्हाइट हाउस में एक पेस्टर बैठी हुई है जो एक लेडी है, हालांकि लेडी पेस्टर हो नहीं सकती, लेकिन वो बैठी हुई है वहां पे, पॉला वाइट क्या नाम है उसका, और वो ट्रम्प साहब को रूहानी लेक्चर देती है सुबह उठ के कि जी तुम। और उसके बाद ये नहीं हुआ था इंडिया अमेरिकन आर्मी को ये कहा गया कि जी आप असल में हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने रिंग किया है ट्रम्प को कि ये जंग लड़ो, तो ये तो आर्मगेडोन है, ये तो आखिरी, दिस इज द लास्ट वॉर, और आप मजहब के लिए और ये उसके लिए जब। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड कैन इंडिकेट द मेंटल स्टेट ऑफ मिस्टर ट्रम्प, व्हाट इज हिज मेंटल स्टेट। और उसको 39 दफा जो शख्स अपनी बात से फिर जाए और वो इतनी बड़ी जमहूरियत का प्रेसिडेंट हो, तो आप फिर अंदाजा लगा लीजिए दुनिया में किस तरह तबाही आएगी। बिल्कुल ट्रम्प ने जान बूझ के बिल्कुल सर बचा फरमाया आपने कि 39 क्या इतनी दफ़ा वो इस जंग से और अपने जो बयानात है उससे फिर चुके हैं कि अब तो अगर हम काउंट करें तो फिर उसमें भी समझ नहीं आती कि हाँ कौन से टाइम पे उन्होंने ये बात की थी और कौन से टाइम पे उसकी मुखालफत की थी। सो सिद्रा आपकी तरफ मैं आऊँगी और इसी पे हम बात करेंगे कि जो अभी ट्रंप ने जब इस जंग के खात्मे के हवाले से बात की तो साथ ही ओबामा के उस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जो कि इससे पहले था। सो एक तो ये बताइएगा कि आपका पर्सनल क्या एनालिसिस है कि अगर वो मुआहदा अभी तक कायम रहता तो ये जंग जो है वो फौरी तौर पर टाली जा सकती थी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो डील है जो ओबामा ने की थी ये ईरान को जोहरी हथियार बनाने के लिए एक बहुत ही आसान और साफ सुथरा रास्ता उन्होंने दिया, लेकिन मैं तो जो हूँ जो भी मुआहदा करूँगा एक दीवार बन के खड़ा रहूँगा। सो इस तमाम तर माइंडसेट को कैसे देख रही हैं और उस पुराने मुआहदे को आप किस नज़र से देख रही हैं? अच्छा फायजा, इसमें देखने वाली बात ये नहीं होती कि ये डील और मुआहदा जो है वो ओबामा ने किया था, या ये डील और मुआहदा जो है वो बुश ने आके किया था और उसको जो है मैं ऐसे कर सकता हूँ। आपकी जब स्टेट लेवल पे कोई डील होती है तो वो डील बिटवीन 2 स्टेट्स होती है। इट्स नॉट दैट ये आपका कोई पर्सनल लेन देन का मुआहदा नहीं है, आपने घर गाड़ी नहीं बेची, आपने कोई जो है वो आईफोन नहीं खरीद रहे एक दूसरे से, आपकी स्टेट लेवल डील्स होती है। जिस तरीके से सर ने नेतन्याहू का जिक्र किया, तो नेतन्याहू वही है जिन्होंने स्टैट्यूट ऑफ रोम के ऊपर सन 2000 में दस्तखत किए थे और 2002 में दस्तखत विड्रॉ कर लिए थे, और आज वो क्लेम करते हैं कि बेशक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मेरे वारंट जारी किए हैं बट आई एम नॉट पार्टी टू दैट। तो ये जो सारा इस टाइम पे एक अमलगमेशन चल रही है ट्रम्प और नेतन्याहू टाइप के लोगों की। तो सर ने एक और बात की कि वो इतना सेन नहीं है और इंसानिटी का जिक्र किया, ऑल दो के बहुत सी रिपोर्ट्स हैं उसकी इंसानिटी के ऊपर और मेंटल स्टेट के ऊपर, लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर और भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक महाशातिर इंसान है जिसके एक एक ट्वीट से यहाँ पे पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट जो है वो हिल के रह जाती हैं, लोगों के बिजनेसेस अप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो सिमिलरली इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने आना भी डील की तरफ ही है और करनी भी जंगबंदी ही है, लेकिन वो किस तरीके से अपनों को फायदा पहुंचा रहा है, किस तरीके से अपने जो बिजनेसेस हैं उनको बूम दे रहा है। अनडाउटेडली कि ही इज नॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सर ने कहा कि वो एक जो है वो सर ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो पहलवान लड़ाता रहा है और वो जो है वो उसके कसिनोज है। अनडाउटेडली वो एक बिजनेसमैन के तौर पर बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन है, लेकिन ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही कैन नॉट बी
द लीडर ऑफ अ स्टेट के जहां पे उसने पूरी की पूरी अपनी ही जो पार्टी है उसकी भी तमाम हिमायत खो दी है, उसके अगेंस्ट उन्हीं की जो है वो रेजोल्यूशन पास होती है, और अब तो उनके जंगी इख्तियारात को भी महदूद करने की रेजोल्यूशन वहां पे मंजूर हो चुकी है. अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट वाज नॉट ओबामा वर्सेस ईरान, इट वाज यूएसए वर्सेस ईरान, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी खामनाई वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प, इट इज गोइंग टू बी ईरान वर्सेस यूएसए, कि जहां पे आपके जो भी मेमोरेंडम साइन होते हैं, आई हैड बीन वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, हमने खुद जो है वो बहुत सारे मेमोरेंडम्स को प्रिपेयर किया है, मैंने हाथों से अपने ड्राफ्ट किया है. तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो है वो सिद्रा की और फायजा की डील हो रही है, यहाँ पे डील जो है वो ईरान की और अमेरिका की हो रही है. दिस इज नॉट अ पर्सन टू पर्सन डील. ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन डील नहीं हो रही, और जिस तरह से सिद्रा ने कह दिया कि वो एक शातिर महाशातिर शख्सियत है. सो आज उनकी सालगिरह भी है, और इस मौके के ऊपर जो ईरानी है वो तो ये कह रहे हैं कि वो एक अपनी सालगिरह को भी अमर करना चाहते हैं, याददाश्त बनाना चाहते हैं. और गुलाम रसूल साहब क्या कहेंगे, आपको लगता है कि उनको ये गिफ्ट आज सालगिरह के मौके पे मिल जाएगा? उसकी ये लफ्ज जो आ रहा है मेरे पास कहना चाहिए, मैं कल कह देते, क्योंकि यही उसका बिहेवियर रहा है. तो ये तो बचगाना ख्वाहिश है. तो ठीक है, he can, if his parents were alive he could say that, but उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार, एक जंग में रची हुई, बसी हुई और कुंदन बनी हुई कौम है ये, जिसका नाम है ईरानियन कौम. और ये जंग उसको पता होना चाहिए. अगर आज उसको पता नहीं तो कल जरूर उसके अपने क्रॉनिकल्स जो लिखेंगे, जो बुक्स तो लिखी जाएंगी इसके ऊपर, जाहिर है वो भी लिखवाएगा जब ये नहीं होगा प्रेसिडेंट. तो इसको बताना पड़ेगा कि हाँ, वी फेल्ड, वी डिड नॉट सक्सीड in our war objective, that we lost the war. आपको लगता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे किसी भी पॉइंट के? I don't know if I am predicting the last chapter of his own book that he will come up with, that yes, we lost the war. That would be his last word in his chapter of the book. Let me put it in record somewhere in my papers and notes, and we will come back to it inshallah and see that. तो छोड़ें उसको, क्या हम डिस्कस करेंगे, forget about him. Doesn't matter, it doesn't matter. इशू ये है कि साइन होगा और इंशाल्लाह होगा, और उसका नाम भी सजेस्ट कर दिया गया है कि इट विल बी इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड, और इंशाल्लाह वो होने चला है. जल्दी हमें इसकी खबर आ जाए. ठीक है, जल्दी हम इस चीज़ के ऊपर आ जाएंगे. और इस हवाले से तो क्योंकि हम जब से ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सफारतकारी है और जिस तरह से पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, तो हमें हर लम्हा यही उम्मीद, यही आस होती है कि हम जो है अब इस मुआहदे के ऊपर जो है वो हतमी मराहिल की तरफ आएंगे और इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के नाम पर ये तारीखी जो डील है ये साइन होगी. सो बरीरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि डेफिनेटली इस दिन का और इस लम्हे का इंतज़ार तो हमें है ही है, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि 2015 के जोहरी मुआहदे से 2025-26 की जंग तक के सफ़र को देखते हुए क्या सफारतकारी नाकाम हुई, या आलमी ताकतों ने ख़ुद इस तनाज़े को इस मुकाम तक पहुँचाया? क्योंकि सफारतकारी का जिक्र इसलिए भी अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सफारतकारी जब बेहतरीन होती है तो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती है, जिससे पाकिस्तान की सफारतकारी अब पूरी दुनिया देख रही है. सो सर, क्या समझते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल सफारतकारी कितनी आपको जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार लगी कि जो मामला है वो इस हद तक आ गया? मेरा ख्याल आपने इसमें जो है ना बुनियादी जो चीज जिसकी जरूरत है देखनी है, इंटेंट ऑफ द वेरिंग पार्टीज. यानी इजराइल की इंटेंट क्या है, अमेरिका की इंटेंट क्या थी, और इजराइल और ईरान क्या चाहते. तो उसमें चूंकि सफारतकारी तो उस वक्त होती है ना जब कोई जंग के बादल ऐसे डेवलप हो जाते कि उनके दरमियान और जंग के कंडक्ट के दरमियान गैप होता, तो उस वक्त लोग सफारतकारी करते कि जंग ना करो. ये तो वन फाइन मॉर्निंग जब सफारतकारी हो रही थी और एक थर्ड पार्टी मेडिएशन जारी थी जो कतर के अंदर हो रही थी, और उसके अंदर मीटिंग होनी थी स्टीव विटकॉफ से, और उस मीटिंग के
चक्कर में धोखा दे के अमेरिका जैसी इतनी बड़ी सूरत ने ईरान को धोखा दे के मुज़ाकरात की टेबल पे हमला कर दिया, तो फिर तो सफारतकारी हमले के बाद ही शुरू होनी थी। उसके दरमियान तो जो हमले के दरमियान तो अब इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, और उसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि इजराइल का बेसिक पीछे ऑब्जेक्टिव किया वो तो ग्रेटर इजराइल है। उसको एक्सपैंड करने के लिए पहले उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम किए, और आज उन्होंने एक पौधा ग्रेटर इजराइल का मिडल ईस्ट के अंदर लगा दिया, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहाँ उन्होंने पौधा लगा दिया ग्रेटर इजराइल का, जो बीज है वो बो दिया उन्होंने। उसके साथ साथ लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है, और लेबनान में जिस तरह वो फिजिकल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, और इसीलिए तो ईरान ने फिर लेबनान को भी उस जंगबंदी का हिस्सा बनाया, क्योंकि लेबनान इज अनदर पार्ट ऑफ द ग्रेटर इजराइल। सो बात ये कि ये इंटेंट बड़े अरसे से मौजूद थी, और आपको पता है कि अब ये दुनिया में रिपोर्ट आ चुकी है, बल्कि अमेरिका के गालिबन फॉरेन मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी उन्होंने किसी ने उनका एक स्टेटमेंट था गालिबन एंथनी ब्लिंकन का, कि किसका स्टेटमेंट था कि ये जो मायदा है ये तो अपना ये जो प्लान है ये तो बाराक ओबामा को भी पेश किया गया था और जो बाइडेन को भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया हम ईरान पे हमला करने से। तो ये चीजें तो आप देखिए अंदर इनर इंटेंट क्या थी, इनर इंटेंट ये थी। अब आप पॉलिटिकली ज्योग्राफिकली जो भी उसके ऑब्जेक्टिव निकाल ले ईरान के रिजीम क्या था जी, मिसाइल एक्सचेंज, मिसाइल की लिमिट करना था या ये करना था, असल में जो पीछे उनका एम था वो था ईरान को तबाह करना, बिल्कुल ईरान को डिस्ट्रॉय करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली था अटैक करके, इनडायरेक्टली था कि आप रिजीम चेंज करके वहां पे अपनी मर्जी का कोई बंदा ला के बिठा दें और उसके बाद फिर उससे वो काम करवा लें जो आप जंग के जरिए करवाना चाहते हैं। बट दिस नॉट, ये फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए कि हम जो अब ईरानियन जो नेशन है और जो उनकी रेजिलियंस है और जो उन्होंने ईरान इराक वॉर के दरमियान उन्होंने जो कुछ डिस्प्ले किया, या जो उनकी ज्योग्राफी उनकी स्ट्रेंथ देती है का, आप देखें ना दुनिया की स्ट्रेटेजी, मुल्कों की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा उसकी ज्योग्राफी डिफाइन करती है। टिम मार्शल की किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, उसको अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर वो कहता है कि आप ज्योग्राफी के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते। अगर ये हमला कर देते ना, फिजिकल अटैक कर देते, अमेरिका कहीं ग्राउंड अटैक करता ईरान के ऊपर, इनको लग पता जाना था, इनके सारे ट्रुप्स की ज्योग्राफी के अंदर मैशअप हो जाना था। तो वो जो इंटेंट थी कि जी हमने ईरान को तबाह बर्बाद करना है, वो उनके शैतान यहू के दिल के अंदर जल रही थी कि मैं किस तरह करूं। तो उसमें तो डिप्लोमेसी तो उसके बाद शुरू हुई, और फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ट्रंप ने जब यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को कहा कि मुझे ज्वाइन करो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, तो उन सारे मुल्कों का जवाब था कि जी हम तो नहीं करते, दिस इज योर वॉर, यू गो एंड फाइट द वॉर। सो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। बरतानिया जो है उसने शामिल होने से इनकार कर दिया, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमेसी। सो ये चीजें तो कॉन्स्टेंटली साथ साथ चल रही थी, लेकिन चूंकि अमेरिका ने एक बुनियादी फैसला ही गलत किया था, उसकी कॉस्ट उसी को बर्दाश्त करनी थी, जिसकी वजह से उनके बड़े मड्डे तबाह हुए हैं, जो फिफ्थ फ्लीट का हाल हुआ है, या जो कतर में जो कुछ चीजें हुई हैं। दो ईरान अब गालिबन इस MOU में उस चीज से विड्रॉ कर गया है कि ये आप अपने बेसिस हटा ले मिडल ईस्ट से, वो गालिबन वहां पे कुछ न किसी फॉर्म में रहेंगे। लेकिन ये है कि ये जो अब हिटलर को, अब आप तारीख में वापस जाएं कि हिटलर के अंदर, जहन के अंदर क्या समाया हुआ था, उसके अंदर समाया हुआ था सुपीरियर रेस। अब उस सुपीरियर रेस के चक्कर में उसने जर्मनी को तबाह कर दिया, पूरी दुनिया पे हमला कर दिया, क्योंकि उसकी इंटेंट भी ऐसी थी। तो यही इजराइल का हाल है कि ग्रेटर इजराइल के बैकग्राउंड में ये पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, एंड दैट विल नॉट बी पॉसिबल। शुक्र है ईरान खड़ा हो गया, अदरवाइज तो मुस्लिम कंट्रीज जो है उनका आपने गजा के अंदर कंडक्ट देख लिया कि 1,70,000 मुझसे जो बच्चे शहीद हुए हैं, 38,000 बच्चे शहीद हुए हैं, उसमें से 20,000 बच्चे ऐसे हैं दोस्त दे हैव लॉस्ट देयर लिव्स, किसी का हाथ किसी का पांव, और गजा में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि आप उनको लिम्स लगा सकें। लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक चुप है, बल्कि बहुत सारे तो तालियां बजा रहे हैं कि चंगा होया। अगर ईरान ये खड़ा ना होता तो आज तो मुसलमान ममालिक तो लगे गए थे ना, उनका तो हाल हो जाना। ये रेजिस्टेंस जो है इसने एक स्ट्रेंथ दी है आपके कॉज को कि जी आप ग्रेटर इजराइल नहीं बनने देंगे, अब्राहम अकॉर्ड हम नहीं साइन
ठीक। साइन करें। सर आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया और सिद्रा इसी पॉइंट को मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि सर ने कहा कि बाकी दुनिया का हाल देख लें और जिस तरह से इज़राइल अब गज़ा की सूरत हाल देख लें, लबनान की देख लें और जिस तरह से उसने ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं और अगर ईरान जो है वो आगे से खड़ा ना होता तो हाल वही होना था जो गज़ा वाला है और बाकी मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम दुनिया जो इस वक्त खड़ी जो इनिशिएटिव्स दे रही है वो भी हमारे सामने है। सो क्या समझती हैं पाकिस्तान की तो सिफारतकारी वो एक अलग चैप्टर है, वो एक साइड पे है। सो ईरान की तरफ से आपको क्या लगता है सबसे अहम पॉइंट ऐसा क्या था जो गज़ा से या बाकी दीगर इस्लामी ममालिक जो रेजिस्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने रेजिस्ट किया? क्या ये जो खलीज जो हुर्मुज़ की बंदिश थी या जो इसकी धमकी थी ये ईरान का एक मौसर आपको लगता है एक हथियार साबित हुई या इसके पीछे भी और मुहर्रिकात और वजूहात थी? फायजा, ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त थी कि जिस तरीके से ईरान ने एक वो कहते हैं ना कि गर्दन से पकड़ना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो एक गर्दन था, एक बॉटल नेक था कि जहां से ईरान ने इस टाइम पे जो है वो ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उसके बाद ईरान ने उन तमाम इत्तेहादी ममालिक को जहां पे अमेरिका की बेसेस मौजूद थी कि जिन्होंने अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका के हवाले की हुई थी और हजारों की लाखों की तादाद में डॉलर्स जो है वो अमेरिका को दिए जा रहे थे कि जिसने अमेरिका ने तो जंग में जो अपनी हिफाजत नहीं कर सका उनको भी पीछे छोड़ दिया। थर्डली मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी कि ईरान के दो इत्तेहादी जिन्होंने बैक फुटिंग पे ही रह के या पर्दे के पीछे रह के ईरान के साथ जो बरादराना मुल्क होने का सबूत दिया है, सबसे पहले मैं रशिया का और उसके बाद मैं चाइना का जिक्र करूंगी। हमने देखा कि चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल आपकी जो है वो फराहम करने के मामला हो, चाइना का उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव हमें रोल नजर आया है। सिमिलरली हमें रशिया का बहुत पॉजिटिव रोल नजर आया है। देखिए पाकिस्तान की सिफारतकारी पे तो वी कैन हैव अनदर प्रोग्राम, वो उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है कि हम एक पूरा का पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ना सिर्फ खलीजी ममालिक को एक तरफ कंट्रोल करके रखा है बल्कि ईरान को भी जो है वो बहुत ज्यादा उसके गुस्से को सॉफन अप करने की कोशिश की है। Thirdly, मैं यहाँ पे एक चीज को मेंशन करूंगी कि जहाँ पे बात इस्लामी ममालिक की आती है, सर ने बड़ी खूबसूरती से गजा का जिक्र किया है। कश्मीर को भी मैं बीच में जो है वो शामिल करना चाहूंगी जो मजालिम कश्मीर के अंदर ढाए जा रहे हैं। माजरत के साथ फायजा, मैं लाइव शो में बैठ के ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बात कर रही हूँ, यहाँ पे OIC को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। यहाँ पे मुस्लिम ममालिक को खुल के सामने आना चाहिए था, गजा के मामले में सामने आना चाहिए था, कश्मीर के मामले पे सामने आना चाहिए था। अपने तफरकाती डिफरेंसेस को भुला के इस टाइम पे जो है वो मुस्लिम ममालिक को एक उम्मत बन के खड़ा होना चाहिए था, ना सिर्फ अभी बल्कि 2023-24 जब गजा के ऊपर जो है वो बमबारी की जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन जो हमने एक शुरू से रिवायत देखी है खलीजी ममालिक की और अरब ममालिक की, उन्होंने बिल्कुल अपनी रिवायत नहीं तोड़ी और उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा सकता था उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव किया है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सिद्रा माज़रत चाहूंगी वक्त की कमी की वजह से हमें जो है वो आगे चलना होगा और बजा फरमाया आपने कि अगर ईरान के पास हुर्मुज़ की बंदिश का ऑप्शन ना होता तो शायद ईरान का हाल भी वही होता जो बाकी ममालिक का। और आपने बजा फरमाया कि यहाँ पर मुस्लिम उम्मा वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है बाकी दीगर इस्लामी ममालिक के ऊपर जो इस जुल्म है, बर्बरियत है और जो उनका हाल है। गुलाम रसूल साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी और इस पर प्रेडिक्ट भी कीजिएगा। एक तो जैसे सिद्रा ने कहा कि रूस और चीन की जो हिमायत थी या जो सिफारतकारी थी या जो हिकमत अमली थी जो ईरान के साथ थी वो भी इसमें एक हेल्पफुल साबित हुई एक अहम पॉइंट के तौर पर। एक तो ये बताइएगा और सर ये बताइएगा कि ये जो प्रेडिक्शन अभी की जा रही है और हम देख रहे हैं कि आज मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया कि 2 दिन के अंदर जो है वो आपको एक अच्छी खबर, और उन्होंने तकरीब का भी जो है वो जिक्र कर दिया कि उस तकरीब में वज़ीर आज़म मौजूद होंगे और फील्ड मार्शल भी मौजूद होंगे। सो इन तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि 2 दिनों में हम देख रहे हैं तकरीब होती हुई? जी इंशाअल्लाह होगी। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रखी जा रही हैं क्योंकि हमने देखा है कि जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है उसके पास मीन्स भी हैं और उसके पास वो बदनीयती का भी बहुत बड़ा खजीना है कि वो इस किस्म की जो अमन की काविशें होती हैं, कोशिशें होती हैं तो उसको सेबोटाज कर भी सकता है, निशाना बना सकता है। सो आई थिंक इंशाअल्लाह ये इसलिए मेरे ख्याल है मुख्तलिफ वेन्यूज़ बताए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं ताकि जो ऐसी क़ुव्वतें अगर कोई ऐसी उनके अज़ाइम हैं भी ऐसे गलत तो उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। बहुत उम्मीद है मुझे
अगर नकवी साहब ने कहा है तो आई थिंक ही इज आवर पॉइंट मैन एज फार एज फील्ड मार्शल साहब इज कंसर्न। उनके मैसेजेस ले जाते हैं और ले आते हैं। और तो मेरे ख्याल है ये जो अभी आपने पढ़ा है, मैंने देखा नहीं ये ट्वीट, अगर ये ट्वीट उन्होंने किया है तो फॉर श्योर इट इज ऑथेंटिक। और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हम सेरेमनी ठीक है, देखेंगे। ठीक है, होगी कुछ कहते, ठीक लेकिन है। आई थिंक खुशखबरी, मैं हमेशा कहता था कि डॉन इसका जो सूरज निकलेगा अमन का वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद से होगा। सो दैट्स वेरी गुड न्यूज़ जी। ठीक है सर। गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं इस ट्वीट के ऊपर कि 2 दिनों में एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस तकरीब में मौजूद होंगे, क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, बल्कि मैं ज्यादा ऑथेंटिक ट्वीट मानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, जो उसने शहबाज शरीफ का जो ट्वीट जो रीट्वीट किया, या बासिर आफताब साहब का ट्वीट जो रीट्वीट किया। दोनों पार्टी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान एज ए मीडिएटर है, लेकिन जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, जो वेरिंग फैक्शंस हैं, वो है अमेरिका और ईरान। तो अगर वो दोनों इस बात को कर रहे हैं, और उसके जो साउंड्स मैंने आपको बताई, उसकी साउंड्स जो है वो इजराइल से भी आ रही हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल और हेराल्ड जो है उसके ऊपर बाकायदा आर्टिकल छाप रहा है, और उसके ऊपर उनके जो अपना लिखने वाले हैं वो लिख रहे हैं। और बारक डेविड जो पूरी जंग में अपने ट्वीट करते रहे, और उनके ट्वीट सही साबित होते रहे। तो मैं उस बैकग्राउंड में जो वहां से चीजें ओरिजिनेट करी, उसमें मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आई वोंट गिव द टाइम लिमिट, बट इट वुड हैपन दिस वीक, आई पर्सनली फील। इस वीक में जो है ये हो सकता है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिद्दर साहब आपको बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों में जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यह खबर जल्द से जल्द सुनने को मिले। इसी नोट के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।